तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सोही ने उस छोटी बच्ची से डोल्सो को सर्च करने का बोला था, जहां वो छोटी बच्ची डोल्सो को सर्च करते हुए एक घर के पास आ गई थी, जहां उसने डोल्सो को देख लिया था जो कि घर के अंदर होता है। वहीं वो डोल्सो को देखकर बोलती है कि आखिर ब्रदर डोल्सो ने अपना पैंट क्यों निकाला है और उसकी सांसें इतनी भारी क्यों हो रही है। जिसके बाद वो बोलती है कि अब मैंने उसे ढूंढ लिया है तो मुझे ये बात मैडम सोही को बता देनी चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम डोल्सो को देखते हैं जहाँ वो योरम के साथ फोर प्ले कर रहा होता है, जहाँ पर डोल्सो उसे अपने समुद्र में नहला देता है। जिसके बाद योरम उसे बोलती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए वरना हमें कोई देख लेगा, और वो उसे बोलती है कि हमको अपने काम पर वापस जाना चाहिए, जहाँ पर वो ये बोलकर जाने लगती है। लेकिन डोल्सो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि योरम अभी मत जाओ। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम सोही को देखते हैं जिसके पास छोटी बच्ची आती है। तो सोही उसे बोलती है कि क्या तुमने डोल्सो को ढूंढ लिया, जिस पर वो छोटी बच्ची उसे बताती है कि हाँ वो पीछे के बैकयार्ड में मौजूद है। साथ ही वो सोही को बताती है कि डोल्सो मुझे कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उसने अपनी पैंट नहीं पहनी थी, साथ ही उसकी सांसें काफी तेज चल रही थी। जहाँ इसके बाद सोही बोलती है कि ठीक है मैं उसे देखने जाती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डोल्सो को देखते हैं जहाँ उसने योरम को जाने से रोक लिया था। जिसके बाद वो उसे किस करने लगता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद वो उसके साथ पप्पी शप्पी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं जहाँ वो डोल्सो के बारे में सोच रही होती है। वहीं वो बोलती है कि क्या डोल्सो को डेली ऐसा करना पड़ता है, और बोलती है कि इसका मतलब ये है कि वो हर दिन मेरे साथ मजे करने का सोचता है। इसके बाद हम डोल्सो और योरम को देखते हैं जहाँ पर वे दोनों मजे कर रहे होते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पर बाहर सोही आ जाती है जहाँ वो बोलती है कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए, क्योंकि डोल्सो अंदर मास्टरबेशन कर रहा है। लेकिन सोही तो उसे बिना कपड़ों के देखना चाहती थी, इसलिए वो उस गेट को ओपन करती है। वहीं डोर को ओपन होता देख डोल्सो और योरम दोनों ही डर जाते हैं। जिसके बाद डोल्सो ये देखकर योरम को उस घास के अंदर छुपा देता है। वहीं पर सोही गेट ओपन करके अंदर आ जाती है जहाँ वो डोल्सो को देखती है, जहाँ डोल्सो ने अपनी पैंट नहीं पहनी होती, इसलिए उसे डोल्सो का सामान दिख जाता है। जिसे देख वो बोलती है कि क्या डोल्सो मुझे याद करके ये सब काम कर रहा था। जिसके बाद वो उसके पास आकर उसके पैंट को ऊपर कर देती है। वहीं सोही डोल्सो को ऐसा देख खुद को रोकती है और बोलती है कि क्या मैंने कल जो तुम्हें बात बताई थी उसे तुमने किसी से बताया तो नहीं। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि नहीं माय लेडी, मैंने वो बात किसी को भी नहीं बताया। इसके बाद वो उसे बोलती है कि कल रात को ये सब करना ठीक रहेगा जब सभी रात को सो रहे होंगे। तो उसकी ये बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि मैडम आप क्या करने का बोल रही हैं। वहीं सोही बोलती है कि मैं तुम्हें कब आना है उसकी डेट बता दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं डोल्सो कंफ्यूज हो जाता है कि मैडम क्या करने का बोल रही हैं। तभी उसे योरम की याद आती है जहाँ वो उसे उस घास से बाहर निकालता है, जहाँ वो बोलता है कि मुझे माफ करना, क्या तुम ठीक हो। तो योरम उसे पूछती है कि तुम सोही के साथ क्या बात कर रहे थे और रात में तुम उसके साथ क्या करने जा रहे हो। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये हम दोनों का सीक्रेट है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए एश्योर करता हूँ कि मैं उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला, और तुम्हें तो पता है कि मैडम सोही ऐसी लड़की नहीं है। जिसके बाद योरम उसे बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं निकल सकते, हमें किसी ने एक साथ निकलते हुए देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि ठीक है तो मैं तुमसे हैंगनांग में मिलूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम योरम को देखते हैं जो डोल्सो को मैडम के साथ देखकर जलन महसूस करती है, जहाँ वो बोलती है कि मैडम सोही तो एक राजघराने से हैं, जहाँ उसे बहुत ही अच्छे अच्छे किंग मिल सकते हैं, तो फिर वो डोल्सो को ही क्यों चाह रही है। ये सोचकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। वहीं हम यूंग और मास्टर को देखते हैं जहाँ वो सामान लेकर जा रहे होते हैं। तभी यूंग बोलता है कि मास्टर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और वैसे भी इस घाटी जैसी जगह में कौन रहता है। जहाँ मास्टर बोलते हैं कि हम एक विधवा औरत की हेल्प करने जा रहे हैं। ये बात सुनकर यूंग बोलता है कि वो महिला आखिर कौन है। जहाँ मास्टर उसे बताते हैं कि ये एक ओल्ड स्टोरी है। वहीं वे बताते हैं कि उसका पति लोगों को नदी पार कराने का काम किया करता था, लेकिन एक दिन उस नदी में बाढ़ ज्यादा आई थी। वहीं उस दिन उसे एक आदमी ने नदी पार कराने को बोला, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। जहाँ उस आदमी ने उसे उस काम के डबल पैसे देने को बोला। जो सुनकर वो आदमी तैयार हो गया और उस आदमी को नदी पार कराने की कोशिश करी, लेकिन उस नदी में पानी का बहाव ज्यादा था, जिसके कारण उसका पति उस बाढ़ में ढह गया और मारा गया। वहीं दूसरी तरफ हम यूंग और डेकाचून को देखते हैं जहाँ वे दोनों उस महिला के घर पर पहुँच जाते हैं। वहीं वो मास्टर मीन्स डेकाचून उस महिला को देखता है, जहाँ वो महिला मास्टर को देखकर मास्टर को पहचान जाती है। वहीं पर वो महिला मास्टर को देख बहुत ही खुश हो जाती है, जहाँ पर वो मास्टर से बोलती है कि क्या मैं आज तुम्हारे लिए चिकन बनाऊं। तो मास्टर उसे बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं बोल रहा था कि क्या हम वो कर सकते हैं। और उन्हें इतना करीब देख यूंग बोलता है कि मास्टर की तो काफी जान पहचान है। इसके बाद वो औरत उन्हें अंदर ले जाती है जहाँ पर वे दोनों खाना खाते हैं। वहीं यूंग देखता है कि वो महिला मास्टर के काफी करीब है क्योंकि वो मास्टर को बड़े ही मजे से खाना खिला रही होती है। जिसके बाद मास्टर बोलते हैं कि आपने हमारी काफी हेल्प करी है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लेडी बोलती है कि क्यों नहीं, आपको ये तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो लेडी उसे एक पेपर देती है, जिसे लेकर मास्टर उसको यूंग को दे देते हैं और बोलते हैं कि देखो ये तुम ले जाओ और इसमें लिखो मुझे थोड़ा इस लेडी से अकेले में बात करना है, और बोलते हैं कि तुम जाओ और जाके थोड़ी ताजी हवा खाओ। ये बोलकर वो उस लेडी के साथ अंदर रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद हम यूंग को देखते हैं जो कि उस रूम के बाहर ही होता है, जहाँ वो बोलता है कि ये विधवा औरत बहुत ही सुंदर है। मास्टर
टीचर कहीं इसके साथ मजे तो नहीं कर रहे। जिसके थोड़े टाइम बाद यूंग देखता है कि उस घर से कुछ आवाजें निकल रही हैं, जो सुनकर यूंग उसे चेक करने के लिए उस विंडो के होल से देखता है, जहाँ उसे मास्टर और वो लेडी दिखती है, जहाँ वे लोग मजे कर रहे होते हैं, जो देखकर यूंग के भी पसीने निकलने लगते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पर उस लेडी की बेटी आ जाती है, जिसे देखकर यूंग डर जाता है, जहाँ यूंग उसे बोलता है कि तुम कौन हो। वहीं फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इयोन एक मोटे लड़के के साथ शादी करने के सपने देख रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जो एक चमचे को पकड़कर उस लड़के को वहाँ से भगा देती है। जहाँ पर इयोन अपनी मॉम को बोलती है कि मैं जिस भी लड़के को पसंद करती हूँ आप उसको भगा देते हो। जो बात सुनकर उसकी मॉम बोलती है कि तुमको किसी जिम्मेदार लड़के को पसंद करना चाहिए, और कुछ समय में हमारे यहाँ डेकाचुन अपने एक स्टूडेंट के साथ आ रहा है, और मैंने सुना है कि यून को वो माननीय सदस्य बनाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है, इसलिए तुमको आज से ही उसे रिझाने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि ये तुम कैसे करोगी, लेकिन तुम्हें उसे रिझाने के लिए अपने कपड़े भी उतारने पड़े तो वो भी करो। उसकी ये बात सुनकर वो बोलती है कि ठीक है मॉम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूंग के पास इयोन आती है, जहाँ उसे देख यूंग उसका नाम पूछता है, जहाँ पर वो अपना नाम इयोन योन बताती है। वहीं पर यूंग देखता है कि इयोन अपनी ड्रेस को ऊपर करके उसके सामने बैठी है। इसके बाद इयोन यूंग को देखकर बोलती है कि ये तो बहुत ही हैंडसम है, मॉम ने मुझसे सही कहा था। तभी वहाँ पर इयोन बोलती है कि एक बार जब मेरी मॉम और डेकाचुन साथ में शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत समय लगता है। ये सुनकर यूंग तो हैरान रह जाता है। जिसके बाद इयोन यूंग से बोलती है कि आज बहुत ही गर्मी है, क्यों ना हम अंदर चलकर बैठे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उस लेडी को देखते हैं जो डेकाचुन के साथ मजे कर रही थी। तभी वो देखती है कि उस विंडो के होल से यूंग उन्हें देख रहा है, जहाँ वो बोलती है कि इयोन मैंने माहौल को गर्म कर दिया है, अब तुम्हें ही यूंग को संभालना है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक रूम में यूंग और इयोन बैठी थी। तभी यूंग के कान में खुजली होती है, जो देख इयोन बोलती है कि क्या मैं आपकी मदद करूँ। तो ये सुनकर यूंग बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद इयोन यूंग के पास आकर बैठ जाती है, जहाँ उसकी टांगे क्लियर दिखाई दे रही थी, जो देखकर यूंग को तो मजे आ जाते हैं। जिसके बाद वो उसके टांगों पर सिर रखकर लेट जाता है। वहीं यूंग बोलता है कि क्या माउंटेन पर रहने वाले लोगों का ऐसा ही बिहेवियर होता है। वहीं इसके बाद इयोन बोलती है कि यूंग तुम थोड़ा शांत रहो और हिलना बंद करो। वहीं यूंग इयोन को उसके इतना करीब देख बोलता है कि मेरा दिल इतने तेजी से क्यों धड़क रहा है। जहाँ पर वो बोलता है कि क्या ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश तो नहीं कर रही। ये सोचकर यूंग उससे थोड़ा दूर हट जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। जिस पर इयोन बोलती है कि क्या आप मेरी बॉडी को टच करना चाहते हो, और ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये सुनकर यूंग उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वहीं इयोन ये सुनकर बोलती है कि ठीक है, क्या तुम मुझे छू सकते हो। जहाँ ये सुनकर यूंग तो खुश हो जाता है। जिसके बाद वो उसको टच करता है। यूंग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा था, क्योंकि वो उसके बॉडी के दूसरे भी पार्ट को छूने लगा था, जो देखकर इयोन उसे मना कर देती है। ये सुनकर यूंग वहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों लोग उस गाँव को छोड़कर जाने लगते हैं। जहाँ जाते टाइम इयोन यूंग से बोलती है कि वो उसका वेट करेगी। जिसके बाद हम डेकाचुन को देखते हैं, जहाँ वो बोलता है कि यूंग क्या तुम्हें वो लड़की पसंद आई। जिस पर यूंग बोलता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो डेकाचुन बोलते हैं कि क्योंकि वो लड़की तुम्हें बड़े ही प्यार से देख रही है, इसलिए मैंने पूछा। जिसके बाद यूंग बोलता है कि आपको तो पता है कि मैं योरम को पसंद करता हूँ, और बोलता है कि आपको मेरे और योरम के बारे में बात करनी चाहिए। जो सुनकर डेकाचुन बोलते हैं कि देखो, सर्वेंट की शादी किससे करनी है इसका डिसीजन केवल हमारी मैडम सोही लेती है, और वैसे भी योरम उनकी सर्वेंट है, इसलिए मैडम सोही को तुम्हें इस बात के लिए मनाना होगा। जो सुनकर यूंग बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं मैडम सोही को इसके लिए जरूर मनाऊंगा, और मैं गर्मी खत्म होने से पहले ही योरम से शादी कर लूंगा। तो ये सुनकर डेकाचुन बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि योरम तुम्हें खुद ही पसंद करे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यूंग को देखते हैं, जहाँ वो घर आ गया था। जिसके बाद वो वहाँ पर डोल्सो और योरम के बीच के रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगता है, और उसी समय वहाँ पर योरम आ जाती है, जहाँ वो कुछ तरबूज काट कर ले जा रही थी। वहीं यूंग उसे देख बोलता है कि योरम क्या ये तुम डोल्सो के लिए ले जा रही हो। तो योरम उसे बोलती है कि नहीं, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। जहाँ ये बात सुनकर यूंग के माइंड के सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जिसके बाद यूंग उस तरबूज के टुकड़े को पकड़ने लगता है, लेकिन योरम उसके ऊपर गुस्से से अपनी स्लीपर निकालकर फेंक कर मारती है। एक्चुअली में योरम बहुत ही गुस्से में होती है। वहीं यूंग योरम को इतने गुस्से में देखकर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद हम श्याम का सीन देखते हैं, जहाँ पर डोल्सो बोलता है कि योरम को देखकर लग रहा है कि वो काफी गुस्से में है। जहाँ वो बोलता है कि मैं ये बात योरम को कैसे समझाऊं कि मेरे और मैडम सोही के बीच की बात को मैं उसे नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारे बीच का एक सीक्रेट है। वहीं वो देखता है कि उसका सामान हलचल कर रहा है। ये देखकर डोल्सो बोलता है कि अब मुझे आज अपने हाथों से ही काम चलाना पड़ेगा। जो बोलकर वो इधर उधर देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम सोही को देखते हैं, जो अपने रूम पर होती है, जहाँ पर उसके हाथों में हम उसी सेम नैपकिन को देखते हैं जिसे उसने डोल्सो को गिफ्ट करी थी। जिसे देखकर वो डोल्सो के बारे में सोचने लगती है। वहीं वो बोलती है कि डोल्सो को मैं इस तरह अकेला नहीं देख सकती। वो बोलती है कि मुझे किसी तरह से डोल्सो की हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और बोलती है कि क्या यहाँ पर कोई है। जिस पर उसे वही छोटी बच्ची की आवाज आती है, जो सोही के पास आकर बोलती है कि मैडम क्या आप फिर से डोल्सो को ढूंढना चाहती हो। तो सोही उसे बोलती है कि हाँ, क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो। तो वो छोटी बच्ची बोलती है कि क्यों नहीं। जहाँ सोही बोलती है कि यदि डोल्सो तुम्हें मिल जाता है तो तुम उसे बोलना कि वो मुझे लास्ट टाइम वाली जगह पर आके मिले। जिसके बाद
बाद वो छोटी बच्ची अपने डॉगी के साथ बहुत ही स्पीड से डोल्सो को ढूंढने निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डोल्सो को देखते हैं जो एक वीरान से खलियान में आकर अपने अंदर की गर्मी को अपने हाथों से शांत करता है। वहीं वो योरम को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके यादों में तो मैडम सोही ही नजर आती है, जहाँ पर वो बोलता है कि मेरे दिमाग में हमेशा मैडम सोही ही क्यों आती हैं। वहीं इसके बाद हम सोही को देखते हैं जहाँ उसे उसके और डोल्सो के साथ बचपन के बिताए लम्हे याद आते हैं, जहाँ पर एक बार डोल्सो उसे एक छोटी सी लिजार्ड ला के देता है, जहाँ सोही उस लिजार्ड को देखकर उससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, जहाँ डोल्सो उसे बताता है कि ये उसने उस नदी के पीछे से पकड़ा है, जो सुनकर सोही भी उसे पकड़ने का बोलती है। जिसके बाद हम सोही को देखते हैं जो उस जगह पर आके उसी लिजार्ड को आके पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो लिजार्ड उसके हाथ में नहीं आ रहा था। वहीं वो उस लिजार्ड को पकड़ने के चक्कर में उस रिवर में गिर जाती है, जहाँ डोल्सो उसे तुरंत ही आके बचा लेता है। जिसके बाद डोल्सो उसे एक वुडन लिजार्ड बना के देता है, जिसे सोही अपने पास रख लेती है और डोल्सो को याद करती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में डोल्सो को देखते हैं जो कि एक खलियान में जाकर सोही को याद करके अपना काम कर रहा होता है। वहीं डोल्सो को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, जहाँ उसे अपने पीछे वो छोटी बच्ची दिखती है। वो छोटी बच्ची और उसका डॉगी डोल्सो को ही देख रहे थे। जिसके बाद डोल्सो उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जो सुनकर वो छोटी बच्ची उसे बोलती है कि पहले आप ये बताओ कि आप यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो। तो डोल्सो उसे बताता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी कमर खुजा रहा था। जो सुनकर वो छोटी बच्ची बोलती है कि ठीक है, वैसे आपको यहाँ से जल्दी जाना होगा क्योंकि मैडम सोही आपको ढूंढ रही है। वहीं मैडम सोही का नाम सुन के डोल्सो थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद डोल्सो वहाँ से भागते हुए सोही के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सोही बोलती है कि मैं आज डोल्सो को अपनी फीलिंग के बारे में बता दूंगी, जहाँ थोड़ी देर में उसके पास डोल्सो आ जाता है, जो देखकर सोही उसे अंदर बुलाती है और बोलती है कि यहाँ आओ और बैठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि मैडम आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। वहीं पर सोही उसे अपने दिल की बात बताने में शर्मा रही होती है और तभी डोल्सो बोलता है कि माय लेडी आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। लेकिन यहाँ पर सोही नर्वस होकर रोने लगती है, जहाँ डोल्सो उसे पकड़ते हुए बोलता है कि मैडम सोही अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान हो तो मुझे आप वो बात बता सकती हो। जो बात सुनकर सोही उसे हक कर लेती है और बोलती है कि डोल्सो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और बोलती है कि मैं तुमसे लव करती हूँ। वहीं ये सुनकर डोल्सो हैरान हो जाता है, जहाँ वो बोलता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने मैडम सोही को पकड़ा हुआ है। वहीं सोही को इतना अपने करीब देख उसके पैंट में हलचल होने लगती है, इसलिए डोल्सो सोही से दूर हो जाता है और बोलता है कि मैडम मुझे माफ करना। ये सुनकर सोही उसे बोलती है कि क्या तुम हर दिन मेरे बारे में ही सोचकर मास्टरबेशन करते हो। तो उसकी ये बात सुनकर डोल्सो घबरा जाता है और बोलता है कि मैडम आप मुझे माफ करें, मैं आपके बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सोचता। वहीं सोही उसे बोलती है कि डोल्सो उठ जाओ, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि तुम भी मुझे लाइक करते हो। वहीं उसकी इस बात से डोल्सो का सामान बड़ा होने लगता है, जो देखकर सोही बोलती है कि क्या जब ये बड़ा हो जाता है तो इसे शांत करने के लिए तुम अपने हाथों का यूज करते हो। तो डोल्सो उसे हाँ बोलता है। जिसके बाद सोही बोलती है कि सर्वेंट के पास उनके पर्सनल कमरे नहीं होते और तुम यहाँ से ऐसे निकल भी नहीं सकते हो। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि हाँ आपने सही कहा। जिसके बाद सोही बोलती है कि मेरे रूम में मेरी परमिशन के बगैर कोई नहीं आ सकता, इसलिए तुम यहाँ पर इसे शांत कर सकते हो। जो बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि क्या मुझे ये आपके रूम पर करना पड़ेगा। तो सोही बोलती है कि हाँ तुम्हें ये यहीं पर करना होगा क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है और तुम इसे मना नहीं कर सकते। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि ठीक है मैडम। जिसके बाद हम सोही को देखते हैं जो अपने कमरे के बाहर आकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि क्या डोल्सो का मेरे बेड में ये सब करना ठीक रहेगा। और तभी वहाँ पर वो उसके सामने सुरीन को देखती है, जिसे देखकर सोही बोलती है कि अरे नहीं ये तो गड़बड़ हो गई, मैं तो भूल ही गई थी कि सुरीन तो मेरे परमिशन के बगैर भी मेरे रूम में जा सकती है। और तभी सुरीन सोही से बोलती है कि क्या तुम मुझे तुम्हारी कॉप्स दे सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी कॉप्स रखी हैं और मुझे केवल एक चाहिए, इसलिए मेरे रास्ते से हटो। वहीं दूसरी तरफ हम डोल्सो को देखते हैं जो सोही के रूम में होता है, जहाँ वो सोही के बेड पर सोही को इमेजिन करके अपने हाथों का यूज कर रहा होता है, जहाँ वो बोलता है कि मैं कब से मैडम के कमरे में ये सब करना चाहता था। पर तभी डोल्सो को बाहर से सुरीन की आवाज सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं जहाँ सोही डोर पर खड़े हो गई थी, जिसे देख सुरीन उसे बोलती है कि मेरे रास्ते से हटो और मुझे अंदर जाने दो, लेकिन सोही उसकी बात नहीं सुनती, जिसके कारण सुरीन उसे धक्का देकर डोर ओपन कर देती है, जहाँ पर सुरीन उसके सामने डोल्सो को देखती है जो कि बिना कपड़ों के था। और तभी सोही सुरीन को बोलती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सुरीन उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा कर सकती हो, आजकल तो ये सब करना आम बात है। जिसके बाद सुरीन सोही को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं सोही अपनी सिस्टर पर बहुत ही गुस्सा होती है। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं जो कि उन दोनों सिस्टर के सामने शर्मिंदा हो जाता है। वहीं वो नर्वस होकर खड़ा था। जिसके बाद सोही उसके पास आती है और बोलती है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, मेरी सिस्टर ऐसी नहीं है। वहीं डोल्सो से बोलता है कि ठीक है माय लेडी, मुझे अब घर जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम मैडम सुरीन को देखते हैं जो कि रात में अपने एरो से प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ वो काफी गुस्से में लगती है। वहीं वो बोलती है कि सोही तो इतनी सीधी दिखती है, लेकिन उसके कारनामे तो बहुत ही बड़े हैं, आखिर वो कब से डोल्सो के साथ सो रही है। वहीं वो बोलती है कि मैंने अपनी शादी की तैयारी पहले से ही प्लान कर रखी है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा करने का सोचा भी नहीं। जो बोलकर वो अपना गुस्सा निकाल रही होती है, जहाँ वो बोलती है कि आखिर एक सर्वेंट की इतनी अच्छी बॉडी कैसे हो सकती है। एक्चुअली यहाँ पर सुरीन को डोल्सो की मस्कुलर बॉडी ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर डोल्सो मॉर्निंग में घर की सफाई कर रहा होता है, जहाँ वो पिछली रात के बारे में सोच रहा था, जहाँ उसे योरम की याद आ रही होती है। तभी वहाँ पर योरम भी आ जाती है, जहाँ उसे
उसे देख डोल्सो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन योरम तो काफी गुस्से में होती है, जहाँ वो डोल्सो को इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम सोही को देखते हैं जो सोकर उठती है, जहाँ वो रात के बारे में सोचती है और बोलती है कि मुझे डोल्सो की बाहों में काफी अच्छा लगता है। और तभी वहाँ पर योरम आ जाती है, जहाँ वो बोलती है कि मैडम मैं योरम हूँ, आपने जो मंगाया था मैं वो ले आई हूँ। तो सोही उसे बोलती है कि ठीक है अंदर आ जाओ, जिसके बाद योरम सोही की कंगी करने लगती है। वहीं पर सोही योरम से बोलती है कि सर्वेंट के बीच में डोल्सो का बिहेवियर कैसा है। तो ये सुनकर योरम उसे बोलती है कि वो एक नंबर का स्टूपिड और थॉटलेस पर्सन है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पर्सन है। जो बात सुनकर सोही उसे बोलती है कि हाँ मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा है और वो दूसरों का ख्याल भी रखता है। वहीं सोही की ये बात सुनकर योरम बोलती है कि मैडम क्या आप डोल्सो को लाइक करते हो। तो सोही बोलती है कि हाँ मुझे डोल्सो पसंद है। यहाँ पर ये बात सुनकर योरम को सोही पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो गुस्से में सोही के बालों को खींच देती है, जिससे सोही को दर्द हो रहा था। वहीं पर योरम बोलती है कि मैडम इसके लिए मुझे माफ करें। तो सोही बोलती है कि कोई बात नहीं। इसके बाद हम लेडी के मेंशन को देखते हैं, जहाँ पर लेडी बैठी होती है। वहीं पर मास्टर इवन को लेकर आए होते हैं। तभी मास्टर लेडी को बोलते हैं कि ये लड़की हमारे यहाँ पर काम करना चाहती है। जो सुनकर लेडी बोलती है कि ठीक है इसे इसका काम समझा दो। वहीं फिर मास्टर इवन से बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम तो तुम्हें यहाँ काम करने के लिए नहीं भेज सकती, तो मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। जो सुनकर इवन मास्टर को बताती है कि मैंने मॉम से हैंगनांग जाने के लिए बोला था, लेकिन उसकी मॉम ने उसे मना कर दिया और साथ में उसकी पिटाई भी करी, इसलिए मैं रात में चुपचाप घर छोड़कर भाग आई और यहाँ आ गई। जो बात सुनकर मास्टर तो हैरान रह जाते हैं। फिर मास्टर बोलते हैं कि ठीक है। वहीं इसके बाद हम सोही को देखते हैं, जहाँ सोही के पास यूंग आता है। जो देखकर सोही बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर यूंग बोलता है कि मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। वहीं इवन भी यूंग को सोही के साथ देखती है, जहाँ वो उन दोनों की बातें सुन रही होती है। जिसके बाद मैडम सोही उसे बोलती है कि बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो यूंग उसे बोलता है कि मैडम मेरी एज 25 हो गई है और मैं इस गर्मी के एंड होने से पहले शादी करना चाहता हूँ। वहीं शादी की बात सुनकर इवन बोलती है कि यूंग क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था। लेकिन यूंग तो बोलता है कि मैडम क्या आप मुझे योरम से शादी करने की परमिशन देंगे। जहाँ उसके मुँह से योरम का नाम सुनते ही इवन का दिल टूट जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए जाने लगती है, जहाँ वो बोलती है कि यूंग तुम एक नंबर के कमीने आदमी हो, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था लेकिन तुम तो योरम को लाइक करते हो। ये बोलकर वो रोते हुए वहाँ से चले जाती है। और इसी के साथ ही इसके बाद सोही यूंग को बोलती है कि ठीक है मुझे ये बात सुनकर अच्छा लगा कि तुम योरम से शादी करना चाहते हो, हालांकि तुम दोनों बचपन से ही एक साथ में बड़े हुए हो, इसलिए ऐसा होना नॉर्मल बात है। वहीं वो बोलती है कि मैं तुम्हारी शादी वाली बात लेडी को बता दूंगी, जिसके बाद तुम बहुत ही जल्दी योरम से शादी कर पाओगे। जो बात सुनकर यूंग मैडम सोही को इसके लिए उसका धन्यवाद करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सर्वेंट के रूम को देखते हैं, जहाँ पर सभी सर्वेंट मौजूद थे, जहाँ पर वे सभी लोग खाने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट बोलता है कि आज मुझे एक न्यू लड़की मिली है जो मेरी एक स्टूडेंट बनकर काम करेगी। वहीं पर हम योरम को देखते हैं जो डोल्सो से अभी भी नाराज थी। जिसके बाद वहाँ पर यूंग बोलता है कि मैं कुछ दिनों से डोल्सो और योरम के बीच के रिलेशनशिप को लेकर परेशान था, लेकिन अब मैं बेफिक्र हूँ क्योंकि मैंने मेरी शादी की बात मैडम सोही से कर ली है और मैं बहुत ही जल्द योरम से शादी कर लूंगा। जो सोचकर वो मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर इवन खाना लेकर आ जाती है, जहाँ वो यूंग को बोलती है कि ओपा आप खाना खा लो। जहाँ इवन की आवाज सुनकर यूंग बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इवन उसे बोलती है कि मैं यहाँ अपने प्यारे यूंग को देखने आई। वहीं उसकी इस बात को सुनकर डोल्सो और योरम उसकी ओर देखने लगते हैं। वहीं पर इवन योरम की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या आप योरम हो। जहाँ योरम उसे बोलती है कि हाँ मैं ही योरम हूँ, लेकिन तुम कौन हो। जो बात सुनकर इवन यूंग को पकड़कर बोलती है कि मैं यूंग की होने वाली वाइफ। वहीं ये बात सुनकर बेचारे यूंग के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। जहाँ इवन की ये बात सुनकर तो योरम बहुत ही खुश हो जाती है और ताली बजाते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। वहीं फिर बाकी के लोग भी उन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल की लग रही है। और दूसरे कुछ लोग भी वहाँ पर यूंग को लेकर बातें करने लगते हैं। वहीं यूंग बोलता है कि अब ये क्या हो गया, और बोलता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, और बोलता है कि इससे पहले कि ये मैटर और बड़ा हो जाए मुझे योरम से शादी करनी होगी। वहीं दूसरे दिन हम यूंग और डोल्सो को देखते हैं, जहाँ वे दोनों काम करके घर वापस लौटते हैं। वहीं पर योरम भी कपड़े सुखा रही होती है, पर तभी वहाँ पर इवन आ जाती है, जहाँ वो कुछ ड्रिंक लेकर आई होती है। जिसके बाद वो यूंग को बोलती है कि यूंग तुम काफी थक गए होगे, इसलिए तुम ये ड्रिंक पी लो। जो देखकर यूंग तो काफी खुश हो जाता है और वो उस ड्रिंक को पीता है, जहाँ उसे वो बहुत ही अच्छी लगती है। वहीं डोल्सो ये सब देख अंदर ही अंदर उसे थोड़ी जलन होती है। इसके बाद हम योरम को देखते हैं, जहाँ वो ये सब देखकर डोल्सो के लिए थोड़ा बुरा फील करती है। जिसके बाद इवन योरम के शोल्डर को पुश करते हुए वहाँ से चले जाती है। ये देखकर योरम को उस पर गुस्सा आ जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ योरम अपने रूम में सो रही होती है। वहीं पर वो बोलती है कि इवन मुझ पर ऐसे कैसे अटैक कर सकती है, यदि उसे यूं पसंद है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो डोल्सो पसंद है। जिसके बाद वो उस दिन डोल्सो और मैडम सोही के बीच की उस बात को याद करके परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो उसी टाइम डोल्सो के पास जाने का सोचती है। वहीं हम डोल्सो के रूम को देखते हैं, जहाँ पर डोल्सो बाकी लोगों के साथ सो रहा होता है। जिसके बाद योरम डोर ओपन करके अंदर आ जाती है, जहाँ वो डोल्सो को देखती है जो कि नींद में होता है। वहीं डोल्सो नींद में भी योरम के साथ मजे करने का सपना देख रहा होता है। तभी यहाँ पर योरम उसे ऐसा करता देख बोलती है कि डोल्सो तो मुझे बहुत ही प्यार करता है। जिसके बाद डोल्सो को ऐसा करता देख योरम बोलती है कि डोल्सो उठो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें अब ये सपने में करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद डोल्सो उसकी आवाज से जाग जाता है, जहाँ वो अपने सामने योरम को देखकर शौक रह जाता है। वहीं योरम उसे आवाज न करने का इशारा करती है। जिसके बाद वो डोल्सो को उसे फॉलो करने का बोलती है। वहीं योरम उसे अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ वे लोग एक वीरान से खलियान में जाते हैं। इसके बाद डोल्सो बोलता है कि ये योरम मुझे कहाँ ले जा रही है, क्या वो मुझसे अभी भी नाराज है। जिसके बाद वे दोनों उस खलियान में आ जाते हैं, जहाँ योरम सडनली डोल्सो के पास आकर उसे प्यार करने लगती है। इसके बाद डोल्सो उसे मैडम सोही के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन सोही का नाम सुनते ही योरम उसे बोलती है कि तुम मेरे सामने सोही की बात मत करो। जो बोलकर वो उसके
साथ प्यार करने लगती है, जिसके बाद वे दोनों मजे करने लगते हैं, जिसके कारण वे दोनों काफी टायर्ड हो जाते हैं, इसलिए उन्हें वहीं पर नींद आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम उसी खलियान को देखते हैं जहाँ पर इयोन और लेडी चुन उस खलियान की तरफ जा रही होती है। वहीं लेडी चुन जाते समय बोलती है कि योरम रात से कहाँ गायब हो गई, पता नहीं वो कहाँ गई होगी। जिसके बाद वे दोनों उस खलियान के करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम योरम को देखते हैं जो कि डोल्सो के साथ होती है। वहीं पर योरम को बाहर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है। ये देखकर योरम डोल्सो को उठाने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो बहुत ही डर जाती है। जिसके बाद वो डोल्सो के फेस पर हिट करके उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन डोल्सो नहीं उठता। जो देखकर योरम बोलती है कि डोल्सो मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर वो डोल्सो को वहीं छोड़कर चले जाती है। जिसके बाद उस खलियान का जैसे ही डोर ओपन होता है तो वे दोनों लोग अपने सामने डोल्सो को इस हालत में देखकर हैरान रह जाते हैं, जहाँ पर लेडी चुन ये देखकर बोलती है कि ओ माय गॉड, ये तो डोल्सो है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर सो रहा है। वहीं ये देखकर योन तो अपना फेस एक तरफ कर लेती है। जिसके बाद लेडी चुन डोल्सो के पास आकर बोलती है कि लगता है रात में काफी गर्मी रही होगी। जिसके बाद लेडी चुन इयोन को शांत रहने का बोलती है और डोल्सो को देख बोलती है कि ये छोटा सा लड़का इतना बड़ा कैसे हो गया। तभी इयोन भी पीछे पलटकर डोल्सो को देखती है, जो देखकर वो थोड़ी डर जाती है। वहीं पर लेडी देखती है कि डोल्सो ड्रीम में भी योरम का नाम ले रहा है, जिसे ऐसा होता देख वे दोनों भी देख रहे थे। तभी इयोन बोलती है कि इसका सामान तो काफी बड़ा है, मैंने आज से पहले सिर्फ ऐसा सुना था लेकिन आज देख भी लिया। वहीं ये सब देखकर लेडी चुन बोलती है कि चलो अब टाइम आ गया इसे जगाने का। ये बोलकर वो उसके पास आकर उसके कान में जोर से आवाज लगाती है, जिसके कारण डोल्सो नींद से जाग जाता है, जहाँ पर डोल्सो अपने सामने उन दोनों लोगों को देखकर शर्मिंदा हो जाता है। वहीं पर लेडी चुन उसे बोलती है कि क्या तुम्हें नींद अच्छे से आई और योरम के बारे में तुम क्या सपना देख रहे थे। जो बात सुनकर डोल्सो डर जाता है, जिसके बाद वो अपने कपड़े लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं लेडी चुन उसे ऐसा भागता देख उस पर हंसने लगती है। जिसके थोड़े टाइम बाद लेडी चुन इयोन से बोलती है कि क्या तुमने पहली बार किसी लड़के को बिना कपड़ों के देखा है। तो इयोन उसे बोलती है कि हाँ। वहीं लेडी चुन बोलती है कि डोल्सो और उसका सामान अब काफी बड़ा हो गया है, लेकिन डोल्सो योरम को कब से लाइक करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ हम योरम को देखते हैं जो अपने रूम पर होती है, जहाँ वो डोल्सो के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि डोल्सो को उन लोगों ने काफी कुछ बोला होगा। और तभी वहाँ पर डोल्सो भी आ जाता है। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि योरम तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे आ सकती हो। जिस पर योरम उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश करी लेकिन तुम नहीं उठे, इसलिए मुझे मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा। जहाँ उसकी ये बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि ठीक है, लेकिन अब मैं आंटी चुन और इयोन के सामना कैसे करूंगा। वहीं पर योरम इयोन का नाम सुनकर बोलती है कि क्या वहाँ पर इयोन भी मौजूद। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ, उन दोनों ने मुझे देख लिया था। जिसके बाद डोल्सो बोलता है कि तुम पागल हो, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। ये बोलकर वो उसके फेस को पकड़कर उसे प्यार करने लगता है। वहीं योरम उसे ऐसा करता देख बोलती है कि डोल्सो तुम ये क्या कर रहे हो, यदि हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन डोल्सो उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। ये बोलकर वो स्टार्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम सोही को देखते हैं जो कि डोल्सो को ढूंढ रही होती है, जहाँ पर वो उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर डोल्सो और योरम मौजूद थे। तभी सोही देखती है कि उस घर में कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं, जहाँ पर वो उस घर में डोल्सो को योरम के साथ देखती है, जहाँ पर वे दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा होता है। ये देखकर मैडम सोही के हाथों से उसका पंखा नीचे गिर जाता है, जहाँ वो ये सब देखकर उसका भी दिल टूट जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए चले जाती है। वहीं इधर डोल्सो योरम के साथ स्टार्ट हो गया था, जो देखकर योरम उसे बोलती है कि क्या तुम पागल हो, हमें ये सब यहाँ नहीं करना, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद वो बोलती है कि तुम मुझे रिवर के पास आकर मिलो, मैं कपड़े धोने वहाँ जा रही हूँ और मैं वहाँ पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। वहीं डोल्सो से बोलता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। जिसके बाद योरम वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम इयोन को देखते हैं जो कि काम कर रही होती है, जहाँ पर वो योरम के बारे में सोचती है और बोलती है कि उस दिन मैंने यूंग से शादी की बात योरम के सामने करी थी, लेकिन उसका कोई भी रिएक्ट नहीं आया, बल्कि उसने तो बोला कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। वहीं इयोन बोलती है कि शायद योरम यूंग को लाइक नहीं करती। इसके बाद वो बोलती है कि यूंग, मैं तुम्हें योरम से ज्यादा प्यार करूंगी। वहीं नेक्स्ट सीन में हम योरम को देखते हैं जो नदी किनारे पर कपड़े धो रही होती है, जहाँ वो सोचती है कि डोल्सो तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा है, अब तो वो दिन में भी ये सब करने लगा है। जिसके बाद योरम के कपड़े पानी में गिरकर बहने लगते हैं, जो देखकर वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है। जिसके बाद वहाँ पर इयोन भी आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि किसी ने वहाँ पर अपना सामान छोड़ दिया है, जो देखकर वो वहीं पर बैठकर अपने कपड़े धोने लगती है, जहाँ वो गीत गाते हुए कपड़े धो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम डोल्सो को देखते हैं जो उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि योरम तो कपड़े धो रही है। ये सोचकर वो उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेता है और यहाँ वो योरम का नाम लेता है, लेकिन इयोन डोल्सो को कोई रिप्लाई नहीं देती। वहीं इसके बाद हमारा डोल्सो बिना उसका फेस देखे उसके कपड़े को पीछे से उठाकर अपने सामान को अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से इयोन जोर से चिल्ला देती है। वहीं डोल्सो इयोन की आवाज सुनकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ तो योरम को होना चाहिए। इसके बाद डोल्सो वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम योरम को देखते हैं जो कपड़े धो रही होती है। तभी वो बोलती है कि डोल्सो को अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। वहीं उसे उसका वेट करते हुए शाम हो जाती है, लेकिन डोल्सो अभी भी नहीं आया था। इसके बाद हम मेंशन को देखते हैं जहाँ पर सभी सर्वेंट काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम यूंग और डोल्सो को भी देखते हैं, जहाँ पर यूंग डोल्सो से बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम कल रात खलियान में मौजूद थे। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे सच सच बताना कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे और तुम्हारे साथ वहाँ पर कौन था। तो बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अकेले ही वहाँ पर चले गया था। और तभी वहाँ पर इयोन आ जाती है, जहाँ यूंग उसे देखकर बोलता है कि आखिर तुम अब यहाँ क्यों आई हो। तो इयोन बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आई थी। इसके बाद डोल्सो वहाँ पर इयोन को देखकर शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है कि क्या मुझे इयोन से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तभी हम इयोन को देखते हैं जो कि डोल्सो को देखकर थोड़ी अजीब फील करती है। इसके बाद इयोन डोल्सो से बोलती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपने जानबूझकर नहीं किया था। और इसके बाद वो उसे एक शकरकंद देती है, जहाँ पर वे तीनों लोग वहाँ पर बैठकर शकरकंद खा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जनरल को देखते हैं जो कि अपने घोड़े पर बैठकर अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा होता है। वहीं इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जहाँ वो अपनी एक सर्वेंट को बोलती है कि मैं तुम्हें जेंगनांग सिटी से लाई थी, लेकिन तुम्हें कोई नृत्य और गाना अभी तक नहीं आ रहा है,
है, जिस पर वो लड़की उस लेडी को इसके लिए माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे आप एक वीक का टाइम दें, मैं जल्द ही नृत्य करना और गाना गाना सीख लूंगी। जो सुनकर लेडी उसे हाँ बोल देती है। वहीं उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आकर उसे बताती है कि माई लेडी वे लोग आ गए हैं। जो बात सुनकर वो लेडी बोलती है कि ठीक है, तुम जाओ और जाकर उन लड़कियों को यहाँ लेकर आओ। दरअसल ये लड़कियाँ जनरल और उसके साथियों के लिए आज रात का मनोरंजन करने वाली थी। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो कि उन लड़कियों के साथ बैठकर मजे से खाना खा रहा होता है। जहाँ पर हम जनरल और उसके बाकी के साथियों को देखते हैं जो उन लड़कियों के साथ मजे कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर हम मास्टर सियोंग को देखते हैं जिसके पास वो नई लड़की आकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो लड़की उसके लिए ड्रिंक बनाती है। साथ ही वो नई लड़की उन बाकी लड़कियों के साथ ऐसा होता देख बोलती है कि मैं यहाँ पर यह सब काम करने नहीं आई थी। वहीं नेक्स्ट सीन में हम यूंग को देखते हैं जहाँ पर इयोन ने उसके फटे हुए शर्ट को ठीक कर दिया था, जो देखकर वो बोलता है कि आज से पहले मेरी देखरेख किसी ने भी इस तरह नहीं करी। और वहीं उसे अपने माता पिता की याद आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लेडी को देखते हैं जो कि अपने एक सर्वेंट को बोलती है कि मैंने सुना था कि आज जनरल आने वाले हैं, लेकिन वो इतने लेट क्यों हो गए। जिस पर वो सर्वेंट बताता है कि मैडम जनरल पहले गुआन सिटी पर रुकेंगे। जो बात सुनकर लेडी समझ जाती है और बोलती है कि ठीक है। इसके बाद वो सोने चले जाती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम जनरल और उसके बाकी साथियों को देखते हैं जो कि उन लड़कियों के साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम उस नई लड़की और मास्टर सियोंग को देखते हैं, जहाँ पर जनरल देखता है कि मास्टर सियोंग को उस लड़की में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो उस लड़की को बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ आओ। जो बात सुनकर मास्टर सियोंग जनरल से बोलता है कि जनरल मुझे आपसे एक बात बोलनी है। जो बात सुनकर जनरल उसे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए तुम बोलो। इसके बाद हम मास्टर सियोंग को देखते हैं जो उस लड़की को पकड़कर बोलते हैं कि मुझे ये लड़की चाहिए, इसलिए आप इसको छोड़ दो। जहाँ उसकी ये बात सुनकर बाकी के लोग उस पर विश्वास नहीं करते, जहाँ वे लोग बोलते हैं कि क्या बात है, मास्टर सियोंग को पहली बार किसी लड़की में इंटरेस्ट आया है। ये बोलकर वो उस पर हंसने लगते हैं। वहीं जनरल सियोंग को बोलता है कि ठीक है, तुम इसके साथ मजे कर सकते हो। इसके बाद हम वहाँ पर एक मोटे से आदमी को देखते हैं जिसके पास एक लेडी आकर बोलती है कि अगर आपको और भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं। जिस पर वो मोटा आदमी उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी वो एक लड़की चाहिए। जो सुनने के बाद वो लेडी उसके लिए उस लड़की का बंदोबस्त कर देती है। इसके बाद वो मोटा आदमी उस लड़की के साथ मजे करता है। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर सियोंग को देखते हैं जो कि उस लड़की के साथ एक रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो लड़की थोड़ी नर्वस दिखाई देती है। तभी सियोंग अपने कपड़ों को रिमूव करता है, जहाँ पर उस लड़की को उसकी शरीर में बहुत सारे जख्म दिखाई देते हैं। जो देखकर वो लड़की बहुत ही डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें इतने जख्म कैसे आए। ये बोलकर वो उसके जख्मों पर पट्टी बांध देती है, जहाँ मास्टर सियोंग बोलते हैं कि तुम्हारी मेडिकल स्किल तो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद उन्होंने उससे पूछा था कि आखिर वो ऐसी जगह पर क्यों काम कर रही है, उसे तो किसी फार्मेसी शॉप में होना चाहिए। जो बात सुनकर वो न्यू लड़की मास्टर सियोंग को बताती है कि दरअसल मेरी मॉम भी पहले ऐसी जगह में काम करती थी, जहाँ पर एक वीआईपी कस्टमर को मेरी माँ से प्यार हो गया। वहीं उस आदमी का नाम पार्क था, जहाँ वे दोनों साथ में रहने लगे। जिसके बाद मेरी मॉम को एक बेटी हुई जो कि मैं हूँ। जिसके बाद मेरी माँ और मैं पार्क के घर रहने चले गए, लेकिन वो आदमी पहले से ही शादीशुदा था, जहाँ उसके घर पर उसका बेटा हमें पसंद नहीं करता था, जिसके कारण वो मुझे मारता था। जहाँ ये देखकर पार्क ने मुझे और मेरी माँ को एक हॉस्पिटल में भेज दिया। जिसके बाद वहाँ पर हमें लॉर्ड सिमयाक ने वहाँ रहने की इजाजत दे दी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई वैसे वैसे उसकी नजर बदलने लगी, जहाँ पर एक दिन सिमयाक ने मेरी माँ को बोला कि तुम्हारी बेटी को बोलो कि वो नहाकर मेरे पास आ जाए। जो बात सुनकर मेरी माँ ने उसे बोला कि माय लॉर्ड, मैंने हर रात आपकी ईमानदारी से सेवा करी है, इसलिए आप मेरी बेटी को छोड़ दें। जहाँ ये बात सुनकर लॉर्ड सिमयाक ने मेरी माँ को बोला कि वो उसकी बेटी की हमेशा से वहाँ के बाकी लोगों से रक्षा करता है, और यदि तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं आज से उसकी प्रोटेक्शन करना छोड़ दूंगा। जो बात सुनकर मेरी माँ ने उससे माफी मांगी और ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। जिसके बाद मेरी माँ ने मुझे नहलाया, जहाँ मैंने माँ से पूछा कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहा रही हूँ। ये सुनकर उन्होंने बोला कि ली सियोल, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकी। जो बात बोलकर वो रोने लगी। जिसके बाद ली सियोल उन्हें बोलती है कि माँ आप रोए नहीं, मेरे लिए आप एक अच्छी माँ हो। जिसके बाद मैं तैयार होकर लॉर्ड सिमयाक के रूम पर चले गई। वहीं फिर लॉर्ड सिमयाक वहाँ पर आकर मुझे बोला कि मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हूँ, जहाँ वो बोलता है कि तुम्हारी माँ भी यंग एज में ऐसी ही दिखती थी। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक्यूपेंचर थेरेपी के बारे में सिखाने वाला हूँ। जो सुनकर ली सियोल खुश हो जाती है। लेकिन इसके बाद लॉर्ड सिमयाक उसके बॉडी के कई पार्ट्स को खोलकर उसके ऊपर नीडल लगा देता है, जो देखकर ली सियोल तो घबरा जाती है। वही लॉर्ड सिमयाक उसके साथ गलत हरकत करने लगता है, जहाँ ये सब नजारा देख ली सियोल को उसके ऊपर गुस्सा आता है। जिसके बाद हम ली सियोल को देखते हैं जो अपने कपड़े लेकर घर छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर उसकी माँ उसे बोलती है कि ली सियोल तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर लॉर्ड सिमयाक ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनकर ली सियोल अपनी माँ से बोलती है कि माँ मैं अकेले रहना पसंद करूंगी, लेकिन इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। ये बोलकर वो रोने लगती है, जहाँ उसकी माँ ये देखकर बोलती है कि क्या तुम एक सर्वेंट बनकर काम कर सकती हो। जिसके बाद उसकी माँ उसे हैंगलांग सिटी जाने के लिए बोलती है। वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ली सियोल ये सब बताते हुए मास्टर सियांग के सामने अपने कपड़े निकालने लगती है। जो देखकर मास्टर सियांग बोलते हैं कि देखो तुमने मेरे घाव का इलाज किया, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वहीं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर मास्टर सियांग घोड़े पर बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी अचानक से कोई उन पर एरो से अटैक कर देता है। जो देखकर मास्टर सियांग उस एरो को अपनी तलवार से डॉज करता है, लेकिन इसके कारण वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद मास्टर सियांग देखता है कि ये तो वही व्यक्ति है जिसने कुछ साल पहले उस पर हमला किया था। जहाँ पर वो आदमी बोलता है कि मैं अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा, इसलिए मुझे कम आंकने की गलती मत करना। ये बोलकर वो मास्टर सियांग पर अटैक कर देता है। वहीं हम मास्टर सियांग को देखते हैं जो इसकी बात सुनकर बोलता है कि यदि इस लड़की पर मैंने पूरी पावर से अटैक किया तो इस लड़की को चोट लग जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जिसके सामने ली सियोल थी, जहाँ वो लेडी उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने मास्टर सियांग के साथ मजे नहीं किए, बल्कि तुमने उसके जख्मों पर पट्टी लगाई। जो बात सुनकर ली सियोल बोलती है कि हाँ माय लेडी, उसने मुझे कहा कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं
वो सोचती है कि वैसे भी मुझे कोई संगीत नहीं आता, इसलिए मेरा यहाँ काम करना व्यर्थ है, शायद ये लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे और मुझे वापस से उसी फार्मेसी में जाना पड़ेगा। लेकिन तभी वो लेडी उसे बोलती है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, इसलिए तुमसे साफ सफाई का काम कराना गलत है, और उस आदमी ने जाते टाइम तुम्हारे लिए 4 महीने के पैसे भी दिए हैं। वो आदमी हर किसी लड़की के सामने चट्टान की तरह खड़ा रहता है, लेकिन तुम पहली लड़की हो जो उस तक पहुँचने में कामयाब रही हो। वहीं उस लेडी की ये बात सुनकर ली सियोल हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो लेडी उसे एक संगीत का इंस्ट्रूमेंट भी देती है और बोलती है कि ये तुम्हारे लिए लास्ट मौका है। जो बात सुनकर ली सियोल बोलती है कि मुझे उनका अच्छे से धन्यवाद करना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जहाँ वो लेडी बोलती है कि तुम काफी लेट हो गए हो, वो तो पहले ही निकल गया। जिसके बाद हम ली सियोल को देखते हैं जहाँ वो मास्टर सियांग को ढूंढते हुए जंगल तक आ जाती है, जहाँ उसे कुछ तलवारों की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो उसकी ओर जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि मास्टर सियांग किसी के साथ फाइट कर रहे हैं, जो देखकर वो बोलती है कि उनकी जान खतरे में है, मुझे उनकी किसी तरह से हेल्प करनी चाहिए। ये बोलकर वो एक लकड़ी उठा लेती है और धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ती है। वहीं हम देखते हैं कि वो वॉरियर मास्टर सियांग पर काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है, जहाँ मास्टर सियांग उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी वो वॉरियर बोलता है कि लगता है आप काफी स्लो हो गए हैं। वहीं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जनरल को देखते हैं जो एक लड़की के साथ मजे कर रहा होता है, जहाँ वो लड़की बोलती है कि माय लॉर्ड, क्या आपको वो न्यू लड़की पसंद आई? जो सुनकर जनरल बोलता है कि हाँ, आज से पहले मैंने सियांग को किसी भी लड़की के साथ रहते नहीं देखा था। वहीं वो लड़की जनरल से पूछती है कि क्या सियांग आपके अंडर में काम करता है? जहाँ जनरल उसे बताता है कि हाँ, मैंने 15 साल पहले उसे एक जंग में देखा था, जहाँ उसका घर पूरी तरह से जल गया था, लेकिन मैंने उसे वहाँ से बचा लिया और अपने साथ ले आया। मैं उसे एक अपना सर्वेंट बनाना चाहता था, लेकिन एक दिन उसने प्रैक्टिस हॉल में उसने अपने हाथों में तलवार उठा ली और उसे चलाने लगा। जिसके थोड़े समय बाद वो मेरे पास आया और मुझसे एक फेवर मांगा, जहाँ उसने बोला कि वो एक वॉरियर बनना चाहता है, इसलिए मैंने उसे वॉरियर बनने की तालीम दी और उसे अपने अंडर रख लिया। जो बात सुनकर वो लेडी जनरल से बोलती है कि आपको क्या लगता है कि क्या सियांग उस लड़की के साथ रह पाएगा? जो बात सुनकर जनरल बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वह कोई छेद भी ढूंढ पाएगा या नहीं। ये बोलकर वो हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम ली सियोल को देखते हैं जो कि उस वॉरियर को मारने के लिए उसके पीछे चले जाती है, जो देखकर वो वॉरियर बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? जहाँ पर उस वॉरियर की तलवार उसको लगने वाली होती है, लेकिन तभी सियांग उसके अटैक को अपनी तलवार से रोक देता है और फिर सियांग बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, ये लड़की एक गीसा है। जिसके बाद वो लड़की अपना मास्क हटाकर बोलती है कि आखिर इस लड़की की इतनी हिम्मत जो मुझ पर पीछे से अटैक करे। वहीं फिर ली सियोल बोलती है ये तो एक लड़की है। वहीं वो बोलती है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम्हारी फाइट के बीच आई, लेकिन मैं मास्टर सियांग को लेकर चिंतित थी। वहीं मास्टर सियांग उसे बोलते हैं कि इतनी रात को तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, इसलिए तुम वापस जाओ। तभी ये सुनकर ली सियोल उसे बोलती है कि उस लेडी ने मुझे बताया था कि आपने मेरी बहुत ही हेल्प करी है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती थी। इसके बाद वो सुरीन से बोलती है कि प्लीज इस फाइट को रोक दें क्योंकि मेरे लॉर्ड को बहुत सारी चोटें आई हैं। वहीं ये बात सुनकर सुरीन बोलती है कि क्या ये सच बोल रही है? तो सियांग उसे बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे इतनी भी चोट नहीं आई। वहीं यहाँ पर ली सियोल सियांग को बोलती है कि आप मुझे अपने घावों को चेक करने दो। ये बोलकर वो उसे टच करने जाती है, जो देखकर सुरीन उसे बोलती है कि अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो। वहीं ये सब सुनकर सियांग बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम जल्दी से अंदर जाओ। ये सुनकर ली सियोल बोलती है कि ठीक है माय लॉर्ड, अपना ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद मास्टर सियांग सुरीन को बोलते हैं कि चलो तुम अब अपने घोड़े पर आके बैठो। वहीं सुरीन बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम घायल हो। जो सुनकर सियांग बोलता है कि मैं इतना भी जख्मी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ कुछ स्क्रैचेस आई हैं। जो बोलकर वो उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है कि चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, तुम ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन उसी टाइम सुरीन को अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ली सियोल को देखते हैं जो घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो बोलती है कि क्या वो जनरल की बड़ी बेटी थी? वो तो बहुत ही अच्छी है। तभी वो अपने सामने सुरीन को देखती है, जहाँ वो बोलती है कि मैडम आप यहाँ क्या बात है? जिसके बाद सुरीन बोलती है कि तुमने जो कहा उसके बारे में मुझे सच बताओ। जहाँ सुरीन बोलती है कि सियांग हमेशा से बेस पर जल्दी आ जाता है, लेकिन आज उसे देर हो गई, क्या उसने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया है? जो सुनकर वो बोलती है कि हाँ, वो मेरे साथ थे। वहीं ये बात सुनकर सुरीन अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर तान देती है और बोलती है कि तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे करी? जो सुनकर ली सियोल बोलती है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, वैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो बस उनके जख्मों पर पट्टी लगाई थी। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि तुम सच बताओ, वो आखिर तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा? जो सुनकर ली सियोल उसे बताती है कि मैं यहाँ पर एक गीसा बनने के लिए आई थी, लेकिन मुझे ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं आता। जो देखकर मास्टर सियांग ने मेरी हेल्प करी और मेरे लिए कुछ पैसे दिए, साथ ही उन्होंने लेडी से मुझे एक और मौका देने के लिए बोला। जो बात सुनकर सुरीन थोड़ा शांत हो जाती है। जिसके बाद सुरीन वहाँ से जाने लगती है। वहीं ली सियोल उसे जाता देख थोड़ा रिलैक्स फील करती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।